Assalamu alaikum. We are going to revise Netflix CPR. So our first series about series, which I have divided into episodes. So it is approx 5 episodes we will cover. And today is our first episode, which is about hypertension. So let's get started. This is the complete slide I have going to discuss with you. So, and I will try my best to clear each and everything because we are going to cover a little bit and the most important topics. If you have studied one day or you are going to prepare exam, so you just need to go through this slide and you can watch my video, and which is absolutely for you guys. So first is about general information. Hypertension increase risk for heart, stroke, and kidney disease. Absence of any disease. There are the two types of hypertension. The one is essential and another one is non-essential. So the hypertension, which is non-essential, mostly associated with any other disease, like it's because of kidney, heart, and stroke. Or if it is like without any disease, so it is it can be without any disease. So primary hypertension unknown cause because but related to lifestyle, there is unknown cause. And secondary hypertension, there must be some cause behind it, so you need to treat the cause, some adrenal issues, some drugs, or some sleep apnea. So mostly increase in SNS and RAS. So we'll discuss what is SNS and RAS. GNC guideline is you need to follow these GNC guideline when you are treating hypertensive patient. So number one, the BP goal 60 year. अगर patient आपका 60 year above है, so you need to maintain 140/90. If patient CKD यानी chronic kidney disease और diabetes का patient है, तो you have to maintain 140/90, the same as above. But if the patient का जो बीपी जो ईयर है वो 60 से पेशेंट जो है वो कम है, तो यू नीड टू मेंटेन, आई एम सॉरी, यू नीड टू क्लियर अबाउट दिस. तो नंबर वन इज अबाउट 60 से अगर पेशेंट की उम्र कम है, और अगर 60 से ज़्यादा है तो हमारी रेंज बढ़ जाती है, बिकॉज बाय एज हमारे जो बॉडी की वेजल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो ऑलरेडी वीक हो जाते हैं, तो हम 150/90 कर देते हैं. तो ये हार्मफुल नहीं होगा ऑब्वियसली. 150 तक फिर उसके लिए पेशेंट के लिए हार्मफुल नहीं है अगर पेशेंट की ये 60 से ज़्यादा है. देन अगर पेशेंट 160/100, ठीक है, और अगर बीपी जो है वो ज़्यादा है 160/100 और 20/10, जिसको हम उसमें अबव गोल कंसिडर स्टार्टिंग 2 ड्रग्स. तो हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, 2 ड्रग स्टार्ट करेंगे अगर पेशेंट का बीपी स्टे रहता है. KD-IGO has 130/80 for CKD और एल्बोनेरिया. जो रेंज है वो अगर पेशेंट जो है वो CKD एल्बोनेरिया है तो 130/80 भी हम इसको रखेंगे. अब आ जाते हैं लाइफस्टाइल मेडिफिकेशन. सो BMI पेशेंट का कोशिश किया जाए कि 18.5 से 24.9 हो, उससे ज़्यादा मतलब रेंज ना हो. वुमेन है तो वो 1 ड्रिंक ले सकती है अगर आप बाहर की बात करेंगे. सो अगर मैन है तो वो 2 ड्रिंक्स ले सकता है, मतलब अगर उसे करनी है. इफ़ बेटर कि वो ले ही ना, यूज़ ही ना करें, सो 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज में आपने हर पेशेंट ने नहीं करनी. यहाँ कुछ इश्यूज़ हैं, जो हार्ट वगैरह के पेशेंट्स होते हैं वो हार्ट मसल्स को इतना नहीं, यहाँ सिर्फ हाइपरटेंशन के पेशेंट की बात हो रही है. लिमिट सॉल्ट आपने जो है वो 1500 मिलीग्राम पर डे, ये ज़्यादा है, इससे कम रखना है.
इसके अलावा डैश डाइट, DASH एक डैश डाइट है, आपने उसको फॉलो करना है। आई विल डिस्क्राइब यू फर्दर। प्रेगनेंसी फॉर क्रॉनिक हाइपरटेंशन, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 160 और 105 के दरमियान होना चाहिए। यूज़ लेबिटोलॉल, अगर हुआ मतलब एक्सीड कर गया तो आप लेबिटोलॉल, निफेटिपिन और मिथाइल डोपा यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट आपकी क्रॉनिक हाइपरटेंशन की है और उसका ब्लड लेवल 160 से अबव या 105 पे अबव चला जाता है तो आप उसको कौन सी ड्रग देंगे, वो है लेबिटोलॉल, निफेटिपिन और मिथाइल डोपा। मैं इस बात को दोबारा से एम्फसाइज करूँगी, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है और उसका BP 160/105 है तो आपने लेबिटोलॉल, निफेटिपिन जो कि कैल्शियम में है, लेबिटोलॉल लॉल फैमिली हो गई, और मिथाइल डोपा जो अल्फा है उसके ऊपर काम करेंगे। ट्रीटमेंट, अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। यूज़ ACE इनहिबिटर्स, ARBs, CCB और थायजाइड। ठीक है। B2, अब ये हमारे पास लाइन वाइज है, ठीक है, हम पेशेंट के हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट चॉइस आपकी ये हो जाएगी, अगर पेशेंट को कुछ भी नहीं है तो आपने ARBs, ACE इनहिबिटर, CCB और थायजाइड को यूज़ करना है। अगर पेशेंट जो है वो ब्लैक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है ब्लैक अमेरिकन, वाइट अमेरिकन, एशियन पीपल को। तो ब्लैक पीपल अगर है तो उसको यूज़ CCB और थायजाइड, और अगर CKD के पेशेंट है तो यूज़ ACE इनहिबिटर, ARBs। CKD इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। मैक्सिमम डोज बिफोर एडिंग और एट सेकेंड बिफोर मैक्सिमम फर्स्ट। आपने सेकेंड डोज ऐड करने से पहले कोशिश करनी है कि जो पहले ड्रग आप दे रहे हो उसकी मैक्सिमम डोज पर लेके जाओ। अगर वो फ़ायदेमंद होती है तो आपको सेकेंड मेडिकेशन पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट वाली काम ही नहीं कर रही तो आपने जो है वो सेकेंड लेके जानी है। सो मोस्टली कोशिश ये करें कि सेकेंड से पहले ले जाएं, लेकिन अगर आपने नहीं लेके जानी पहली वाली से, कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं लाइक जो हमारे पास एज और ARBs हैं, मोस्टली एज में इनमें जो है वो कफिंग इनका साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर इस तरह का साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, आप नहीं लेके जाना चाहते, पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, तो फिर आप जो है वो सेकेंड मेडिकेशन पे चले जाएंगे, मतलब उसके साथ और मेडिसिन जाएगी, इतनी डोज में नहीं जाएगी। सो जिसे हम कहते हैं रूटीन थेरेपी। मोस्ट पेशेंट रिक्वायर मोर देन वन ड्रग। तो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं उनको वन ड्रग, एक से ज़्यादा ही ड्रग जा रही होती है। ट्राइट्रेट डोज नॉट एट गोल 1। ओके, डोज आपने ट्राइट्रेट करनी है। नेवर यूज ACE, ARBs, एलिस्क्रिन। एलिस्क्रिन, ARBs और ACE का कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करना है। उसका रीज़न ये है कि ये तीनों डायूरेटिक्स हैं, एलिस्क्रिन रेजिन्स के ऊपर काम करते हुए जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो अगर तीनों ड्रग अगर आप सेम यूज़ करोगे और सेम किडनी के ऊपर आप प्रेशर डालोगे तो हो सकता है आपका किडनी जो है वो आप डैमेज कर सकते हो। हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस कब होगा? जब पेशेंट का जो BP है वो 180 और 120 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे काउंट करेंगे हाइपरटेंशन क्राइसिस में। सो इन हाइपरटेंशन क्राइसिस यू कैन रीड अर्जेंसी और इमरजेंसी, दो कंडीशन होती है। जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो इमरजेंसी कंडीशन में आता है, ठीक है, दो, ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं अर्जेंसी में क्या हो रहा है, ऑर्गन डैमेज नहीं हुई है, आप ओरल मेडिकेशन यूज़ कर सकते हो अगर एक पेशेंट का ज़्यादा है। इमरजेंसी में तब होता है जब उसको ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई, देयर इज समथिंग इंटरनल ब्लीडिंग ऑल्सो मे बी, यू नो, हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट आपके जो स्मॉल कैपिलरीज हैं उन पे करती है। तो चाहे वो कैपिलरीज आइज़ की हों या किडनी की हों तो वो जल्दी से रैप्चर हो जाती हैं। तो आपने यहाँ पर देख लेना है कि कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं है तो आप एमरजेंसी के तौर पे ट्रीट करोगे। अगर
ऑर्गन डैमेज की तरफ आपको लग रहा है, पेशेंट जा रहा है, तो आपने उसको आईवी मेडिकेशन दूर देनी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Now let's move on the drugs wise. This is the enough introduction which I can provide you. So let's move on a generic and brand and their uses. अब हम drug wise जो है वो sequence complete करेंगे. So let's get start. Chlorthalidone, chlorthalidone, chlorthiazide, hydrochlorothiazide, indapamide, methychlorothiazide है ये, metalazone. So these are the drugs belong to diuretics. इनकी क्लासेस हम फर्दर जब डायरेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिफाइन कर दूंगी कि कौन कौन सी ड्रग्स किस क्लास से बिलोंग करती हैं. डायरेटिक्स की भी फर्दर साइड्स होते हैं जब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ग्लोमेरुलस पर हमारे पास लूप ऑफ हेले हो गया, इस तरह के लूप्स पे कौन सी ड्रग टारगेट होती है उनको हम डिस्क्राइब करेंगे. सो ये फर्दर हो जाएगा, लेकिन अभी ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये सारी डायरेटिक्स हैं. जो ब्रांड अवेलेबल है वो मोस्टली हम बात कर लेते हैं फ्यूरोसमाइड. इसमें फ्यूरोसमाइड नहीं दी हुई है क्योंकि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. सो फ्यूरोसमाइड पहले जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती थी एडिमा के पेशेंट्स में, क्योंकि हाइपरटेंशन जिन पेशेंट्स को रहता है उनको मोस्टली जो है वो लेग्स की स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनको जो है वो हमें वाटर रिलीज़ करना पड़ता है बॉडी से. और मोस्टली ये होता है कि डायरेटिक्स जो है वो आपके यूरिन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. तो मोस्टली जनरल प्रैक्टिस पहले जो थी वो थायजाइड फ्यूरोसमाइड थी, जो कि लेग्जिस के नाम से है. अब जो है वो हम पेशेंट को मेंटेन करके उसको एक्सटोर वगैरह पे ले जाते हैं, जो कि कॉम्बाइंड ड्रग है, इन पाकिस्तान यूज़ होती है. बिकॉज हम जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मुझे ख़ास जो है वो इतना आइडिया नहीं है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं, जो एबर्ट्स की ड्रग्स हो गई या GSK की ड्रग्स हो गई, वो इंटरनेशनल ड्रग्स हैं, तो उनके नेम जो है वो इंटरनेशनली जो है वो रिनोन है और सेम है. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो ब्रांड नेम डिस्कस करूँ जो कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखे हैं. और जिसके साथ मैं आपको बता दूं, आई हैव एक्सपीरियंस इन ज़ियाउद्दीन एंड साउथ सिटी हॉस्पिटल एज अ फार्मासिस्ट. सो आई हैव गो थ्रू मैनी ड्रग्स एंड आई हैव अ क्लिनिकल प्रैक्टिस. That's why I want to start a video just to share my experience, which I couldn't share, I couldn't get in my university. So I will discuss another topic. It is कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो नाअहलियाँ हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में सफ़र करना पड़ता है. I will discuss about it more in a separate video. Let's move on. So these are the loop diuretics. Okay, so these all drugs are loop diuretics. क्लोरथाइजाइड, दोबारा से पढ़ लेते हैं. क्लोरथैलिडोन, क्लोरथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, इंडापामाइड, मिथाइल क्लोरथाइजाइड, मेटालाजोन. जो ब्रांड है डायूरेल हो गया और मिक्रोजाइड हो गया. अच्छा, लूप डायरेटिक है ये सारी. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो लूप्स पे काम करना है. लूप्स मे बी यू रिमेंबर कि जो किडनी है हमारा, जो नेफ्रोज होती है, उसमें एक लूप होता है, उस पर ये एक्ट करती हैं. किस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा बहुत मैकेनिज्म पढ़ते हुए जाएंगे. इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डेंसिटी डिसेंडिंग. ठीक है, डिसेंडिंग की बात हो रही है. एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा. तो सोडियम क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. सोडियम क्योंकि एक्सक्रीट होगा तो इसके साथ क्लोराइड, वाटर, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन भी जो है वो टेक अर्ली इन डे बिफोर 4 PM. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो रही है. सोडियम क्लोराइड, वाटर, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं. टेक अर्ली इन डे बिफोर 4 PM. वाई ये ड्रग हमने क्यों शाम से पहले लेनी है?
मोस्टली लूप डायरेटिक्स हैं, ये इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं अगर आप रात में लेते हो, तो अगर मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बताऊं तो रात में आपको obvious सी बात है ये वाटर सोडियम सब चीज़ आपकी बाहर जा रही है, तो ये यूरिन के थ्रू जा रही है, तो आपको बार बार जो है वॉशरूम आएगा और आपको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आपके स्लीप में, क्योंकि स्लीप एपनिया से भी हाइपरटेंशन होता है, तो हमने पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं करना है. Let's move on the areas. Dizziness, photosensitivity, rashes, hypochloremic alkalosis बहुत रेयर है. कैल्शियम, यूरिक एसिड, एलडीएल, टीजी ट्राइग्लिसराइड, बीजी, पोटेशियम. अच्छा, यहाँ पर देख लें कैल्शियम, यूरिक एसिड, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इज आई थिंक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीजी इंक्रीज हो जाएंगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे. सोडियम जा रहा है, क्लोराइड जा रहा है, वाटर जा रहा है, पोटेशियम जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, तो ये कम हो गया बॉडी में, क्योंकि एक्सचेंज होता है. अगर आप ये मैकेनिज्म देखते हैं, याद हो अगर आपको, तो लूप डायरेटिक्स में जब सोडियम क्या कर रहा होता है, एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है बॉडी से, तो पोटेशियम कैल्शियम का एक्सचेंज होता है और कैल्शियम बॉडी के अंदर जा रहा होता है. सो नाउ हाइपोकैलेमिया. अब ये आगे वार्निंग, यहाँ पर क्योंकि पोटेशियम आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है, सोडियम जा रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ बेनिफिशियल, लेकिन पोटेशियम आपकी बॉडी से जा रहा है, जो कि अगर आपको याद हो कि पोटेशियम आयन हमारे पास डीपोलराइजेशन कराता है मेम्ब्रेन्स की, जो कि हम कंस्ट्रक्शन या कंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास जो है वो हाइपोकैलेमिया होगा, तो हमारा हार्ट रेट वगैरह पे इफेक्ट आएगा और हमें जो है थोड़ा सा डिजीनेस और थोड़ा सा दिल बैठा जाना जैसे कहते हैं, इस तरह की कंडीशन हो सकती है, विच कैन लीड टू सिंकोप. सो थायराइड नॉट इफेक्टिव, क्रिएटिनिन क्लियरेंस 30 जो ज़्यादा है, इससे कम. अगर आपका जो है वो 30 क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो 30 से कम है, तो आपने जो है वो थायराइड नहीं लेनी है. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. नीड टू सप्लीमेंट पोटेशियम, लिथियम टॉक्सिसिटी. आपने पोटेशियम की सप्लीमेंट लेते रहना है अगर आप ये वाली ड्रग चूज कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए. और अगर और प्लस आपके पास जो है वो लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, लिथियम इज ऑल्सो एन आयन, तो वो भी एब्जॉर्ब जो है वो ज़्यादा होगा. कॉन्ट्राइंडिकेशन, सल्फर ड्रग्स आपने नहीं लेनी है. तो मोस्टली सल्फर ड्रग्स कहाँ पर आती हैं? सल्फर ड्रग्स मोस्टली ये आ जाती हैं, मोस्टली बहुत सी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं, सल्फोनाजामाइड, हमारे पास बहुत सी एंटीबायोटिक्स जिसमें सल्फा मौजूद, सल्फामेथाजोल हो गई, तो ये ड्रग्स आपने जो है वो प्रिवेंट करनी है. कम्बो विथ डोफिटिलाइड. क्यों? डोफिटिलाइड जो है वो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करती है, तो आपने उसके साथ नहीं लेनी है, क्योंकि आई टोल्ड यू कि जो पोटेशियम आयन है वो इन चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, कम हो रहा है, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी की कंडीशन जो है वो वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं, जो एरिथमिया वगैरह की ड्रग्स हैं, वो भी इसी पे काम करती हैं, तो आपने ये डोफिटिलाइड नहीं लेनी है. ओके, सो नोट्स, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि क्लोरथैलिडोन अवेलेबल आईवी बेटर देन हाइड्रोक्लोरथाइजाइड. अगर आप आईवी चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि क्लोरथैलिडोन यूज़ करें एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरथाइजाइड से. अच्छा, सेकंड चीज़ हमारे पास ये आती है कि एक्यूट मायोपिया एंड एंगल क्लोजर ग्लाकोमा की कंडीशन है, तो वो पेशेंट ना यूज़ करें, बिकॉज इन ड्रग्स के इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये लूप डायरेटिक्स हैं. तो इफ़ वी स्टडीड के जो डायरेटिक हैं, जो थायराइड डायरेटिक है, उनका मैकेनिज्म और आइस के अंदर जो ग्लाकोमा एंगल का मैकेनिज्म है या बाई का, वो जो है वो सेम है, तो जिसकी वजह से आपने जो है वो इन ड्रग्स को यूज़ नहीं करना है इफ़ यू आर सफरिंग विद एंगल क्लोजर ग्लाकोमा और एक्यूट मायोपिया. इसको हम फर्दर जो है वो वीडियोज़ में आई विल डिस्कस कंप्लीट. आई एम नोटिसिंग फॉलोइंग पॉइंट्स जस्ट टू मेक अनदर सेपरेट वीडियो. अच्छा, गुड्स इन पीटी पेशेंट विद रीनल, ठीक है,
अब यहाँ पर आपने देख लेना है, अगर कोई पेशेंट रीनल इनसफिशिएंसी के साथ है, अगर उसकी किडनी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही और अगर आप उसे ये ड्रग दे देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो सकता है। आपने इस चीज़ को देखते रहना है कि ऐसे पेशेंट्स को ना दें जिनकी किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है। लेट्स मूव ऑन। अब हम आ जाते हैं DHP CCB। इट इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। डाइफेनहाइड्रामीन होती है और नॉन जो है वो डाइफेनहाइड्रामीन ड्रग्स होती हैं। दो किस्म की हमारे पास जो है वो हम पढ़ते आए हैं कि दो किस्म के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। दोनों कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास है निफाडिपिन ER वी ऑलरेडी नोज is extended release in IV, obviously intravenous. So nifedipine, ER, IR, nicardipine, IV, nisoldipine, ER, amlodipine, felodipine, ER, istradipine, clavidipine. ब्रांड नेम निफेडिपिन एडलेट CC के नाम से अवेलेबल है। प्रोकार्डिया एक्सेल, निफेडिपाइन प्रोकार्डिया, ये क्योंकि IR है। नीकार्डिपिन ये है इंट्रारेक्टल है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रोकार्डिया, नीकार्डिपिन IV, कार्डीन IV। Thanks for watching. Please subscribe and like my channel.